हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज सेशन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं बियोउल्फ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बियोउल्फ। बियोउल्फ कैसी रचना है, इसको किसने लिखा और ये कब लिखी गई, ढेर सारे जो डाउट्स हैं आज हम सभी उन पर बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बियोउल्फ। बियोउल्फ इट इज एन इपिक पोयम। यह इपिक पोयम मानी जाती है और इसकी टाइटल, इसकी थीम, अगर बात करें इसकी थीम की तो इसकी थीम लाइफ एंड डेथ मानी जाती है। यह थीम कब दी गई, तो यह थीम इन 1999 सीमस हेनी के द्वारा दिया गया है। सीमस हेनी कौन थे? यह एक ऐसे लिटरेरी पर्सन थे जिन्होंने लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज को अचीव किया। आई होप यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी थीम क्या मानी जाती है, यानी बियोउल्फ की थीम लाइफ एंड डेथ। बियोउल्फ क्या है, इसमें एक क्लासिकल हीरो है और यह पोयम किस मीटर में लिखी गई है, अर्थात किस पैटर्न को फॉलो करके कंपोज किया गया है। तो इस पोयम को लिखने के लिए अलिटरेटिव लाइन, इस प्रकार के स्टैंजा फॉर्म को प्रयोग किया गया है। यानी यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बियोउल्फ में कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है, तो अलिटरेटिव लाइन। और यह पोयम कब लिखी जाती है, इस पे डाउट बना हुआ है। इस पोयम को अननोन माना गया है। अननोन मीन्स एनोनिमस, यानी इसका राइटर कौन है या इसका पोएट कौन है, इस पे डाउट बना हुआ है, यानी यह अज्ञात पोयम है। दिस पोयम स्टार्ट्स विथ प्रोलॉग, अर्थात यह पोयम प्रोलॉग से शुरू होती है। जैसा कि आपको पता है कि प्रोलॉग जो किसी भी पोयम या एपिक या फिर ड्रामा को शुरू करने से पहले जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है उसे हम लोग प्रोलॉग कहते हैं, यानी कि एक प्रकार का छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। पोयम इज सेट स्कैंडिनेविया, यह पोयम ये माना जाता है स्कैंडिनेविया में सेट किया गया है। बियोउल्फ इज अ हीरो, इस पोयम का हीरो है बियोउल्फ और यह पोयम इन 1731 में इट वॉज बैडली डैमेज, यह पूरी तरह से डैमेज्ड हो गई थी, लेकिन फिर इसको राइट किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि बियोउल्फ की स्टोरी कब शुरू होती है और इस स्टोरी से जुड़े हुए फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, साइल्ड यह किंग ऑफ स्पीयर डेंस, यह स्पीयर डेंस का राजा है। और यह राजा कैसे बना, तो आइए समझते हैं। जो स्पीयर डेंस प्लेस है, यह एक ऐसा प्लेस है जहां पर कोई भी किंग शासन नहीं करता है, यानी कि ऐसा स्थान जहां का कोई राजा नहीं होता है। तो यह माना जाता है कि स्पीयर डेंस नामक प्लेस पर उसके पास जो समुद्र था, उस समुद्र में एक शिप आता है, यानी कि कहां से वो शिप आता है यह नहीं क्लियर हो पाता है। बस एक शिप यानी कि समुद्री जहाज या फिर बोट भी कह सकते हैं आती है, जिसमें कि एक बालक सोया हुआ है और वह बोट, वह शिप पूरी तरह से वीपन से लदा हुआ है, यानी उसमें ढेरों सारे औजार्स भरे हुए हैं। और वह बालक सोते हुए आता है और उस स्पीयर डेंस के किनारे उतर जाता है और धीरे धीरे वह बालक बड़ा होता है, यानी जब ग्रो अप होता है तो वही साइल्ड नाम से पॉपुलर हो जाता है और स्पीयर डेंस का वह किंग बन जाता है। साइल्ड के मरने के बाद स्पीयर डेंस का किंग कौन बनता है, तो होतगर बनता है। और यह होतगर भी एक पावरफुल किंग होता है,
लेकिन इसने बहुत सारे युद्ध तो जीते और अपने युद्ध को जब जीत कर वह आता था तो एक हॉल बनाया था जिस हॉल का नाम था हेरोट। हेरोट नामक हॉल पर आकर के उस हॉल में रात्रि के वक्त अपने सभी वॉरियर्स योद्धाओं के साथ वह जश्न मनाता था, स्मोकिंग किया करता था, ड्रिंकिंग किया करता था और सभी के सभी लोग सिंगिंग किया करते थे, यानी कि पूरी तरह से सभी लोग इंजॉय करते थे। धीरे धीरे उनका यह इंजॉय, उनकी यह खुशी किसी से देखी नहीं जाती, यानी किसी का मतलब यानी कि उसी के पास एक सी था यानी समुद्र था, उस समुद्र में ग्रैंडेल नामक एक मॉन्स्टर रहता था। उस मॉन्स्टर का क्या नाम था? ग्रैंडेल। ग्रैंडेल नामक मॉन्स्टर, एक दिन की बात है कि ग्रैंडेल नामक मॉन्स्टर रात्रि के वक्त आता है और हॉल में, उस मिड हॉल में जितने भी वॉरियर सोए हुए थे सभी को वो जान से मार देता है और उनको खा भी जाता है। इस तरह से यह घटना कई बार घटित हो जाती है, जिसके कारण इस हॉल में अब दावत नहीं होने लगी। यानी कि जब भी यह किंग होतगर कोई विशाल युद्ध, कोई बहुत बड़ी बैटल जब जीत करके आता था तो अपने वॉरियर्स को इस मिड हॉल में यानी इस हेरोट नामक हॉल पर कोई दावत नहीं देता था, यानी इस हॉल में कोई भी दावत नहीं हुआ करती थी। और यह कहानी धीरे धीरे स्पीयर डेंस से पास आउट होती है और चली जाती है एक दूसरे प्लेस। उस प्लेस का नाम है गीट्स। अब यह गीट्स कैसा प्लेस है? यानी गीट्स एक ऐसा प्लेस है जहां का किंग होता है हाइजेलक। कौन किंग था? हाइजेलक। यानी हाइजेलक वाज द किंग ऑफ गीट्स। यानी पूछा जाए हाइजेलक कौन है तो हाइजेलक ही वाज द अंकल ऑफ बियोउल्फ। यह अंकल था यानी बियोउल्फ का चाचा था। तो इस तरह से यह कहानी धीरे धीरे पहुंच जाती कहां? गीट्स। जब ये गीट्स पहुंचती है तो बियोउल्फ होतगर की मदद करने के लिए अपने 14 वॉरियर्स के साथ स्पीयर डेंस के लिए रवाना हो जाता है। और जब स्पीयर डेंस में आता है तो किंग होतगर, जो कि स्पीयर डेंस का किंग था, उसने बियोउल्फ और उसके सभी वॉरियर्स का स्वागत करता है और इस तरह से एक बार फिर से बियोउल्फ ने कहा कि एक बार आप दावत दीजिए और हम अपने सभी वॉरियर को ले जाएंगे और उस जो मिड हॉल को आपने बनवाया है उसमें दावत लेंगे, स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे, सिंगिंग करेंगे और उस ग्रैंडेल को अब हम लोग मारने के लिए आए हैं। यानी हम लोग आए हैं आपको इस ग्रैंडेल नामक मॉन्स्टर से मुक्त करने के लिए। तो इस तरह से होतगर नामक किंग के अंदर एक थोड़ी सी खुशी आती है, उसने दावत दी और दावत के बाद सभी लोग दावत लेते हैं और जितने भी वॉरियर्स हैं सभी चले जाते हैं और जो बियोउल्फ के साथ वॉरियर्स गए हुए थे वह सभी वॉरियर उस मिड हॉल में सोते हैं। और जब वे लोग सो रहे थे तो रात के वक्त एक बार फिर से ग्रैंडेल नामक मॉन्स्टर आता है और उन पर अटैक करता है। जब उन पर अटैक करता है तो रात्रि का वक्त था, वीपन्स मिल नहीं पाते हैं, लेकिन इस बियोउल्फ ने उस ग्रैंडेल के आर्म्स यानी भुजा को ग्रिप कर लेता है। ग्रैंडेल भागने की कोशिश करता है और उसकी एक भुजा उखड़ जाती है और वह समुद्र तक जाते जाते मर जाता है, यानी कि ग्रैंडेल की डेथ हो जाती है। और सभी वॉरियर्स जो कि उस मिड हॉल में थे उस ग्रैंडेल के हैंड को लाते हैं और निशानी के तौर पे उस मिड हॉल के ऊपर उसके हैंड को टांग देते हैं। अभी ग्रैंडेल की डेथ हुई है, अभी ग्रैंडेल की मदर मेरी विफ जीवित है। अब यह मेरी विफ
अपने बेटे यानी ग्रैंडेल का रिवेंज लेने के लिए एक बार फिर से उस हेरोड नामक हॉल पर रात्र के समय अटैक करती है, लेकिन इस बार फिर बियोवुल्फ की विजय होती है और उस बियोवुल्फ ने ग्रैंडेल की मदर मेरी विप को भी जान से मार दिया। डेंस की कहानी समाप्त होती है। अब बियोवुल्फ अपने सभी वॉरियर के साथ अपने नेटिव प्लेस गिट्स वापिस आ जाता है और जब यहाँ के किंग हाई जेलक बुजुर्ग हो चुका था, यानी इसका अंकल हाई जेलक बुजुर्ग हो चुका था, अब यहाँ पर कौन राजा बनेगा, इसका डिसीजन कैसे लिया जाए, यह बहुत बड़ा सस्पिशन बना हुआ है। लेकिन एक बार फिर से कहानी यहाँ की आगे बढ़ती है कि 50 वर्ष बाद जब बियोवुल्फ बुजुर्ग हो चुका था, तो यह माना जाता है कि लगभग स्पीयर डेंस की कहानी की 50 वर्ष बाद एक फायर ड्रैगन नामक मॉन्स्टर था और उसके खजाने से किसी ने ढेर सारा धन चुरा लिया था और यह फायर ड्रैगन अपना बदला लेने के लिए, यानी अब उसका जो खुद का धन चुराया गया था उसका बदला लेने के लिए सबको मार रहा था, यानी कि गिट्स पर अटैक कर रहा था। लेकिन जो बियोवुल्फ था उसने फायर ड्रैगन पर अटैक किया, लेकिन इस समय बियोवुल्फ बुजुर्ग हो चुका है, वह पूरी तरह से फायर ड्रैगन से लड़ नहीं पाता है। अनफॉर्चुनेटली ये माना जाता है कि बियोवुल्फ के जितने भी वॉरियर्स यानी योद्धा थे बियोवुल्फ का साथ छोड़ देते हैं, सभी भाग जाते हैं। लेकिन उस समय एक बालक था, एक बॉय था जिसका नाम था विग्लफ। इस विग्लफ नामक बॉय ने बियोवुल्फ का साथ दिया। विग्लफ और बियोवुल्फ दोनों मिलकर के फायर ड्रैगन को जान से मार देते हैं और लड़ते लड़ते बियोवुल्फ खुद घायल हो जाता है, यानी जख्मी हो जाता है और फाइनली बियोवुल्फ की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन मरने से पहले गिट्स का किंग इस बॉय यानी कि विग्लफ को उसका नाम संबोधित कर देता है, यानी वह कहता है कि मेरे मृत्यु के बाद अब गिट्स का किंग बनेगा विग्लफ। तो इस तरह से बियोवुल्फ की यह स्टोरी समाप्त होती है। अब आइए इस समय के महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सन को देखते हैं जिनमें बेडे का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेडे। बेडे वाज बोर्न इन 673। बेडे का जन्म 673 में होता है एंड डाइड इन 735 और 735 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ही इज कॉल्ड आवर फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर एंड द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग। बेडे को इंग्लिश लर्निंग का फादर और फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर की टाइटल से संबोधित किया गया है, यानी कि बेडे को फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, बेडे एक ऐसे लिटरेरी पर्सन थे जो ज्यादातर अपने वर्क को लैटिन में लिखा करते थे। तो ही रोट इन लैटिन। इनका वर्क किस में हुआ करता था? लैटिन में। ही ट्रांसलेटेड द ट्रांसलेशन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जॉन इनटू एंग्लो सैक्सन। बेडे एक ऐसे लिटरेरी पर्सन थे जिन्होंने जॉन के गॉस्पेल को एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, या फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि इनको ट्रांसलेटर के रूप में भी याद किया जा सकता है। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क है तो आइए उनको हम लोग देखते हैं। लेकिन जो इन्होंने द गॉस्पेल ऑफ जॉन को एंग्लो सैक्सन में ट्रांसलेट किया, यह पूरी तरह से कंप्लीट तो होता है, इट वॉज कंप्लीटेड बट लॉस्ट, लेकिन यह खो जाता है। इसलिए इस पॉइंट को आप लोग लर्न कर लेंगे कि जो उन्होंने
द गॉस्पेल ऑफ जॉन को ट्रांसलेट किया एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज में। वह कैसा वर्क था? कंप्लीट वर्क था, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज लॉस्ड। अब आइए इनके महत्वपूर्ण वर्क को देखते हैं। एस्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, यह एक ऐसा वर्क है जिसको कि इंग्लैंड का पहला हिस्ट्री यानी इंग्लैंड की पहली हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, यानी कि इट वाज द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, यह इंग्लैंड की पहली हिस्ट्री है। तो इस तरह से एट ए ग्लैंस हम लोगों ने बेडे को समझा, यानी बेडे कैसे लिटरेरी पर्सन थे। तो बेडे एक ऐसे लिटरेरी पर्सन थे जिन्होंने इंग्लैंड की पहली हिस्ट्री की बुक को राइट किया और इन्होंने द गॉस्पेल ऑफ जॉन को एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और साथ ही साथ इनको द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग के नाम से जाना जाता है। और एक पॉइंट कि ही इज द कॉल्ड आवर फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर, यह हमारे लिए यानी इंग्लिश साहित्य के लिए सबसे पहले स्कॉलर माने जाते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल JNP Zone को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।